हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पलटसन। नमस्कार। ये नमस्कार आपके कमेंट बॉक्स में भी दिखना चाहिए मेरे को, बिल्कुल ही ठीक है। आज है र्यूमर मिल का नेक्स्ट एपिसोड, और जिसके अंदर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। भूतनी जी की बात करने वाले हैं विद द डबल आई। इसका डबल आई का क्या मतलब है, और फिर हेरा फेरी 3 के बारे में भी हम बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सलमान खान जो है वो अपना नया टीजर लेके आ रहे हैं। अब ये नया टीजर एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि अगर आपने पहला वर्जन देखा हो तो बहुत ही क्लियर था कि वो अनाउंसमेंट है, वो कहीं से भी टीजर नहीं है। अगर वो टीजर नहीं है तो भैया फिर टीजर तो अब आ रहा है ना, इसलिए इसमें इसको टीजर 1 या टीजर 2 की अनाउंसमेंट करके नहीं बोला गया। इससे क्या एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और क्यों लोग जल बुन रहे हैं इसको लेके, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, 10 बातें हैं, तो पहले से शुरू करते हैं। पहले द भूतनी टीजर, ये जो है ये संजय दत्त है इसके अंदर, और मौली इसके अंदर आपको बहुत ही कटी फटी तरीके से फटते हुए नजर आएंगे, जिसके अंदर बहुत सारे VFX वगैरह यूज किए गए हैं। अब देखो, ऑफ लेटली आपने देखा होगा कि साउथ की फिल्मों के अंदर जो टाइटल कार्ड आता है उसके अंदर काफी ज्यादा एनिमेशन वगैरह होते हैं, और जो फर्स्ट अनाउंसमेंट वगैरह कुछ होता है उसमें हेवी ऑन VFX होता है, और उसके अंदर आपको ड्रॉ करने के लिए अपने अंदर आपको कहीं ना कहीं रूटेड दिखाने के लिए उसके अंदर गायत्री मंत्र या फिर कोई ऐसा एक मंत्र जो आपको समझ में भी नहीं आएगा लेकिन आप ताली बजा दोगे, उस तरीके के सारे मंत्र इसके अंदर यूज हो गए। लेकिन क्रक्स ये है कि भाई आत्मा अमर है, आत्मा तो मरेगी नहीं। लेकिन इसके अंदर एक लव स्टोरी भी है, और सपोजिटली इसके अंदर सनी भी है, और सनी की जो शक्ल है वो थोड़ी सी कॉमेडी टाइप है। तो ये एक हॉरर कॉमेडी है, डिस्क्रिप्शन में मुझे देखने को मिला, बट टीजर्स मुझे कहीं से भी ये हॉरर कॉमेडी नहीं नजर आया। मुझे सिर्फ ये हॉरर का कुछ एलिमेंट नजर आया, और जिस तरीके से भूत बंगला का टाइटल जब आता है लिखा हुआ थोड़ा सा 3D ग्राफिक्स के साथ, वैसे ही भूतनी का भी लिखा हुआ आता है। तो कैसा कुछ जबरदस्त तो मुझे मामला नहीं लगा इसके अंदर, सिवाय एक चीज के कि संजय दत्त यहाँ पर बहुत ज्यादा फिट लग रहे हैं। और मेरे को बहुत शिकायत है संजय दत्त से, जब इतना बेहतरीन जो आर्टिस्ट होता है ना अपना कला का ठीक से इस्तेमाल नहीं करता तो थोड़ी तकलीफ होती है। संजय दत्त वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल परफॉर्मर है। ये ऐसे एक्टर हैं जो एक छोटे मोटे सीन को भी काफी ज्यादा लिफ्ट करा सकते हैं। ऑफ लेटली आफ्टर हिज रिटर्न टू लेट्स से फ्रॉम अ मेन स्ट्रीम हीरो टू कैरेक्टर आर्टिस्ट, वो और सिग्निफिकेंट कैरेक्टर आर्टिस्ट, ये सब फालतूगिरी के रोल करने लगे हैं, और साउथ में विलन बन गए, वो भी इतना ज्यादा कुछ खास नहीं करे। अधीरा के अंदर भी जबरदस्ती पिट गए। तो ये सारी जो चीजें मैं थोड़ी सी इनसे शिकायत रखता हूँ, बिकॉज ये सो गुड। तो इसके अंदर देखते हैं क्या कमाल करते हैं। लेकिन हाईलाइट सारी संजय दत्त ही है कि संजय दत्त किस तरीके से इस भूतनी और भूतनियों के बड़ी सारी चीजों से कैसे लड़ेंगे। तलवारों के साथ लड़ रहे हैं, कोई मंत्र वंत्र सिर्फ नहीं फूकने वाले। तो इट्स अ डायरेक्ट वॉर, ये कोई फर्स्ट वाला बुलबुलैया नहीं है जहां पर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो इंटेंडेड है वही दिख रहा है। हेरा फेरी 3 के अंदर एक बड़ा अच्छा सा कमेंट आया है, जो कि अच्छा भी है बुरा भी है, जिसके अंदर ये बोला गया कि जी कार्तिक आर्यन ने जैसे बुलबुलैया के अंदर भांजी मारी थी, वैसे ही अक्षय कुमार की दूसरी फिल्म जो है हेरा फेरी, उसके अंदर भी भांजी मारने वाले थे। 3 के अंदर ऑलमोस्ट हायर हो गए थे। उससे पहले ये रिलीज होने वाली थी, जिसके अंदर जॉन इब्राहिम और अभिषेक बच्चन भी थे। कई बार इसकी स्टोरी चेंज हुई है एक्चुअल सेंस के अंदर, जिसके अंदर अक्षय कुमार मिसिंग थे, लेकिन अक्षय कुमार की वापसी होगी, कार्तिक आर्यन हो गए आउट। अब इसके अंदर जो उनका कहने का मतलब ये था कि परेश रावल का, कि भाई कार्तिक आर्यन को इसलिए आउट करा गया क्योंकि एक स्टोरी का पार्ट था जिसके अंदर कार्तिक आर्यन की शक्ल जो है वो लगभग अक्षय कुमार से मिलती है। तो स्टोरी के बीच में ऐसा दिखाया जाता है कि भाई वो कार्तिक आर्यन को लेके आ गए जैसे कि वो राजू ही है, लेकिन वो राजू होता नहीं है। तो राजू इज आउट, एक्चुअल राजू इज इन। तो इसमें उनको कोई डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा था कार्तिक आर्यन को, बट ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भाई स्टोरी इस तरीके की है। अब स्टोरी इस तरीके को लोगों ने शायद कुछ गलत मतलब निकाल लिया, बोला थी कार्तिक आर्यन की तो ले पकड़ गए। तो ऐसा नहीं है। ये जो डिसीजंस होते हैं ये एंड मोमेंट तक चेंज होते रहते हैं। कार्तिक आर्यन क्यों किसी मूवी के अंदर आ जाता है जो इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, बोल भैया सक्सेसफुल भी हो जाती है, तो ये सब चलता रहता है। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ मूवी मेकिंग है, क्योंकि इसके अंदर मूवी मेकिंग के अंदर क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप्स और पैसा, तीनों चीजें इन्वॉल्व होता है। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर बात करते हैं पद्मावत की। पद्मावत की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी एक बड़ी अच्छी माइलस्टोन थी। 572 करोड़ रुपीज इसने कलेक्ट करे थे वर्ल्ड वाइड। ये एक ऐसी हिस्टोरिकल इंडियन फिल्म है जिसने इंडिया के अलावा बाहर भी बहुत अच्छा परचम छाया। आज छावा की जो कलेक्शन मैंने आपको बताई थी वो 555 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है। दैट्स एन अप्रोक्सीमेट फिगर, विच मीन्स कि ये कल पद्मावत का रिकॉर्ड तोड़ देगी, तो काफी बढ़िया बात हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप इतनी ज्यादा सक्सेस लेते हैं तो फिर लालची लोग भी आ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो बोलते हैं कि अब हम लॉ सूट भी करेंगे तो 1-2 करोड़ का नहीं करेंगे, सीधा 100 करोड़ रुपए का करेंगे। तो यहाँ पर शिकरे फैमिली को एज अ ट्रेटर दिखाया गया था, जो उनके इंसेस्टर्स थे। तो उनकी जो करंट फैमिली है
जो ट्री है उन्होंने बोला है कि भाई ये तो आपने गलत दिखा दिया है, या तो इसको प्रूफ करो या जो कुछ भी करो, ये नहीं हटाओगे तो फिर हम धरना कर देंगे, हम ये कर देंगे, लॉ सूट कर देंगे, जो भी करेंगे। अब मुझे तो ये समझ में आता है कि जब कभी भी आप कोई भी हिस्टोरिकल फिल्म बनाते हैं तो आपने अपना जो होमवर्क होगा बहुत अच्छे तरीके से करा होगा। तो जो इसके डायरेक्टर साहब हैं, जो खुद भी राइटर का रोल भी इन्होंने काफ़ी हद तक निभाया, तो वो मेरे ख्याल से इसका जवाब ढंग से दे सकते हैं। उनको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि भाई हमने ये जो रिसर्च करी है क्या, कहाँ से क्या निकला है। ठीक है, बहुत से ऐसे हिंदुस्तानी हैं जिनको पूरी कहानी नहीं भी पता है, और अगर ऐसा कोई डाउट रेज हुआ है तो अभी अभी इसको सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि 7 मार्च को बहुत इंपॉर्टेंट दिन है छावा के लिए, क्योंकि वो तेलुगु वर्जन भी रिलीज कर रहे हैं। और अगर तेलुगु वर्जन अगर हिट हो गया तो दोस्तों कहीं ना कहीं कन्नड़ा और तमिल की भी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी कि हमें भी चाहिए। और फिर तो मतलब पैसा तो पैसा है, लेकिन ये जो कहानी बहुत लोगों तक पहुंचेगी तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। 4th नंबर पे चलते हैं। जेम्स गन जो है मेरे को शुरू से अपने जो जिस तरीके से वो अप्रोच करते हैं चीज़ों को लेके, उससे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बनती है या फिर डिटैचमेंट बनती है। वो हर चीज़ जिस तरीके से करते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं डिटैचमेंट सी फील होती है, क्योंकि आपकी जो अटैचमेंट है सुपरमैन से बहुत ज़्यादा हो गई। फिर आपने बोला कि यार जो भी है अब हम अपना बैटमैन भी चेंज करने लगे हैं, तो रॉबर्ट पैटिसन को ले लेते हैं। आपको बोल रहे हैं रॉबर्ट पैटिसन मेन बैटमैन नहीं है डीसीयू का, और हमें क्योंकि यंग लेना था इसलिए हमने रॉबर्ट पैटिसन को लिया था, तो अब कौन सा लेने लगे हो भाई। तो इतनी कंफ्यूजन इसको लेके चलती रहती है ना कि आदमी कहता है कि भाई तुम पहले डिसाइड कर ले फिर आना मतलब बिल्कुल वैसे ही हो गया है। तो जेम्स गन जो है उनकी तो जो गन है वो कम चलनी शुरू हो गई दिमाग की, और लोगों ने इनको जरा गनीफाई कर देना है कि मतलब गनीफाई का मतलब होता है कि मतलब बिल्कुल रूल्ड आउट। तो इनका एसिड टेस्ट है कि सुपरमैन की अगर चल गई तो चल गई, नहीं तो फिर उसके बाद तो ये कंप्लीटली आउट है मेरे समझ के हिसाब से। 5th नंबर पे जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, और इनफैक्ट इसका प्ली भी आज ही आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। जब हमने शाम को डिस्कशन करी थी कि गोविंदा और सुनीता का जो है डाइवोर्स होने वाला, ये सब चीज़ें बातें चल रही थी, बट ऑल इज़ ओके अपेरेंटली। जो उनके लीगल मैटर्स देखते हैं जनरली, उन्होंने ये कंफर्म किया कि भाई ऐसा कोई पंगे वंगे की वाली बात है नहीं, तो टेंशन नहीं लेने का। अच्छी बात है, क्योंकि हर्षवर्धन आहूजा जिनका लॉन्च होने वाला है, इनके जो सुपुत्र हैं दोनों के, तो वो भी अच्छी चीज़ है कि मतलब कोई दोनों मिलके प्रमोट करेंगे, एक साथ आएंगे मंच पे, दोनों की अपनी अपनी इक्विटी हो चुकी है। लोग सुनीता मैडम को ज़्यादा नहीं जानते थे, अब सुनीता मैम को भी जानने लग गए हैं, तो उनकी अपनी एक ऑडियंस होगी, तो दोनों मिल के जाके पिक्चर देखेंगे। 6ठे नंबर पे अगर हम बात करें तो सिकंदर का टीजर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यार, कल आएगा और हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। और मेरे ख्याल से जो मैं सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगा ना, घूसे वूसे ये सब चीज़ों से ज़्यादा मैं 2 ही चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस टीज़र से। पहले तो जो पहले आया था वो अनाउंसमेंट था कि जो अंदाज होगा एक सिकंदर कैरेक्टर का वो इस तरीके का होगा, ठीक है। तो कल जब ये आएगा 3:33 के ऊपर 27 फरवरी को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलेगी कि ये सिकंदर मेरी समझ के हिसाब से जो मैं चाहूँगा कि सिकंदर जो है उसके जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा है, और उनका पहला जो वो आंसर देगा वो देगा डायलॉग से, जिसको सुन के आप बोलोगे कि ये तो वायरल होने वाला है, बस मेरे मुड़ने की देर है, उस तरीके के जोन के अंदर। और सिर्फ एक आधा सीन होगा जो एंड में ठक करके कट जाएगा, ऐसा कुछ आएगा जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि वो कितना ज़्यादा ब्रूटल भी हो सकता है। तो ये मेरे को लगता है कि अगर ये अचीव कर पाए तो फिर बहुत ही फैंटास्टिक सी चीज़ हो जाएगी, और फिर देन स्काई इज द लिमिट। आगे चलते हैं, बात करते हैं पठान की भी, क्योंकि सिकंदर से रिलेटेड पठान भी है, एक है टाइगर और एक है पठान, दोनों की जो जान एक दूसरे के अंदर बसी हुई है, ट्रू सेंस के अंदर भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम करते हैं दोनों रियल लाइफ के अंदर भी। वो अलग बात है कि फैन क्लब्स जो है एक दूसरे का गला काटने के लिए उठे हुए, अगर एक साथ हो गए किस दिन तो फिर मतलब स्काई इज द लिमिट अगेन। तो पठान 2 जो है उसका जो शूट है वो 2026 में शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस साल उसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, और जिन्होंने बनानी है वो इनके साथ किंग भी बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बस टीन टप्पर उठाएंगे अपना, और फिर वो टीन टप्पर कहीं और लगा देंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज बनने वाली है, नोइंग सिद्धार्थ आनंद। तो शाहरुख खान भी इसी एपिसोड में हमने कवर कर लिया, सलमान खान भी हमने इसमें ही कवर कर लिया, तो दोनों की बड़ी न्यूज़ है। मेरे ख्याल से 2025 जो आएगा आपके लिए वो अच्छी न्यूज़ लेके आया कि भाई 2026 के अंदर आपको शाहरुख खान प्रॉपर्ली देखने को मिलेंगे किंग मूवी के अंदर, होपफुली जनवरी के अंदर। और ऐसे ही पठान जनवरी फिर से आएगा, जो कि आपके लिए 2027 आएगा। तो 2 साल तो आपके सिक्योर है, बीच में कैमियो वैमियो ये सब चीज़ें भी
कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती रहेंगी। मोस्ट प्रॉब्ली वॉर 2 के अंदर सुनने में आया कि शायद पॉसिबिलिटी है टाइगर नहीं होगा उसके अंदर। 8th नंबर पे चलते हैं। 3 मूवी डील हुई थी प्रभास की, सबको पता है, होमबले फिल्म्स के साथ। इसके अंदर सलार 1 और सलार 2 थी और पहले से ही कॉन्टेम्पलेशन आ गई थी कि भाई शायद प्रशांत वर्मा की जो यूनिवर्स बन रहा है उनका, ये भक्ति यूनिवर्स, उसके अंदर कुछ होगा एडिशन। तो अभी ये जो थोड़ी सी न्यूज़ आ रही है कि ये शायद एक स्टैंड अलोन मूवी होगी। इसके अंदर प्रभास का कोई भी जो उनका बन रहा है हनुमान सीरीज जो भी ये बना रहे हैं उसके अंदर तो नहीं जुड़ेगा ये। तो ये जो प्रशांत वर्मा का जो पूरा यूनिवर्स है इसके अंदर तो शायद ये नहीं है, तो ये अलग से ही बनेगा और इसकी कोई टाइमलाइन भी स्थित नहीं है, क्योंकि आने वाले 2-2.5 साल तक तो बिल्कुल ही प्रभास का गला यहाँ तक भरा हुआ है। सब लोग लेना चाहते हैं और क्यों लेना चाहते हैं मैं ये भी बता दूं, क्योंकि आज की डेट में उनकी पिक्चरें चले ना चले, बीच में एक आधी फ्लॉप हो जाए, 2 फ्लॉप हो जाए, लेकिन जो ओपनिंग को लेके चले जाते हैं ना 100-150 करोड़ वाली इतनी बड़ी, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, हर बंदा चाहता है कि हम इनके जो स्टारडम को अभी राइट टाइम है, ये पीक पे है, इसको एक्सप्लॉइट कर ले, जो कि मेरे ख्याल से राइट स्ट्रैटेजी है इस तरीके से स्टार को यूटिलाइज करने की। ये जो स्टार्स होते हैं ये किसी टाइम का समझ लीजिए सलमान खान है, जो सिर्फ बेल्ट हिलाएगा तो फिर पब्लिक पूरी हिल जाएगी। 9th नंबर पे चलते हैं। इसके कॉन्टेम्पलेशन करना ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट है और तो मेरे ख्याल से जो थोड़े से कम बुद्धि के लोग होते हैं, देखो भेड़ चाल आप समझते ही होंगे। भेड़ चाल का मतलब होता है एक भेड़ के पीछे दूसरा भेड़ चल रहा है, वो चलता जा रहा है, पीछे वाले भेड़ को कुछ नहीं पता है कि मैं आगे वाले को क्यों फॉलो कर रहा हूँ। चींटी को पता होता है कि वो इसका रास्ता किधर है, लेकिन कुछ होते हैं भेड़ चाल वाले, उसको बोलते हैं मॉब मेंटालिटी। तो तमन्ना भाटिया से भी पूछ लिया कि भाई आप बताओ कि साउथ वर्सेस नॉर्थ में क्या डिफरेंस है। अब क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेटेजिक आंसर नहीं था और हर एक के पास होता भी नहीं है, अब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं सबसे, क्योंकि हर एक जो कलाकार होता है उससे बोलो कि ये भी दिमाग भी इस्तेमाल कर ले, तो ऐसा होता नहीं है यूजुअली, क्योंकि हर एक की कला अलग अलग है। उनका मानना ये है कि साउथ 2 चीज़ें बहुत अच्छे से करता है, जो 2 लाख लोग बार बोल चुके हैं कि भाई बड़े रूटेड हैं और बड़े अच्छे इमोशंस दिखाते हैं। बॉलीवुड जो बनाता है वो अर्बन बनाता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अर्बन दिखाना कोई प्रॉब्लम है। जो उन्होंने सेकंड बात बोली मैं उससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि जिस तरीके से वो इमोशन को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो अगर आप मॉडर्न सेटअप के अंदर हाई ऑन इमोशंस दिखाओ तो आपकी मूवी फिर भी चलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप रूटेड दिखा दो। इनकी रूटेड की डेफिनेशन है कि जिस क्षेत्र की वो मूवी होती है, तेलुगु, तेलंगाना, कहीं पर भी होती है, कुरनूल, ये सारी जगहों को जो बिल्कुल लोकल फ्लेवर होता है, जैसे वो कपड़े पहनते हैं, सब कुछ वैसा सा दिखा देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मूवी में आप ये दिखाते हो कि एक फैंटेसी वर्ल्ड है और उस फैंटेसी वर्ल्ड में कोई कुछ भी पहन सकता है, कोई कैसे भी बिहेव कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मैंडेट है कि आप ऐसे करो। और जितने भी हमारे मेट्रोज हैं और बहुत से ऐसी टियर 2 हैं आज की डेट में इंडिया के अंदर, जो टियर 1 के अंदर कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, तो वहाँ तो धोती रहेगी ना फिर उस तरीके के त्योहार रह पाएंगे, क्योंकि जो त्योहारों का डायमेंशन भी होता है जिस तरीके से टियर 2 टियर 3 में मनाए जाते हैं, वैसे टियर 1 में नहीं मना पाते, क्योंकि समय नहीं है। इसका मतलब इंसान गलत नहीं हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानते, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि ट्रेडिशन के मायने चेंज हो रहे हैं। अब इतनी बुद्धि अगर भगवान ने दी होती तो फिर ये नॉर्थ वर्सेस साउथ बिल्कुल नहीं होता। वो ये बोलते कि जिस तरीके से एक मार्केट है जो टियर 2 और टियर 3 की मार्केट है, उनको इस तरीके की चीज पसंद आती है, ऐसी ही कुछ एक टियर 1 की भी है जो थोड़े अप मार्केट है, उनको अप मार्केट में वो चीजें पसंद आती है, तो उसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है। लेकिन जो चीज मिसिंग है आज के डेट के अंदर, जो प्रोजेक्ट्स की तरह काम होना शुरू हो गया है, जहाँ पर इमोशंस पे ध्यान नहीं दिया जाता, हर एक फ्रेम के अंदर आप क्या इमोशन ला सकते हो, क्या न्यूनेस ला सकते हो, उसके ऊपर काम नहीं होता है। विजुअली जो साउथ की मूवीज हैं जो थोड़ी सी एलिवेटेड हैं, टाइटल कार्ड से लेके, कलर ग्रेडिंग से लेके, वीएफएक्स से लेके, वो थोड़े सुपीरियर दिखने लग जाती हैं, लेकिन वो बात वही कर रही होती है कि एक गुंडा 50 गुंडा, एक आदमी 1 लाख लोगों को मार के चला जाएगा, लेकिन वो भी बिलीवेबल इसलिए लग जाता है क्योंकि पर्पस बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, उसको आप चाहते हो कि वो हीरो ये काम करे। तो ऐसे ही अगर आप हिंदी सिनेमा के अंदर कुछ कर सकते हैं, नॉर्थ के अंदर कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात होगी। और ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मैंने बोला, कि आपको सिर्फ मारम धाड़म वाली पिक्चर ही बनानी है, और भी बहुत ज़्यादा इमोशनल अच्छी पिक्चरें बन सकती हैं। 10 नंबर पे चलते हैं। एक अच्छी मूवी शायद बन रही थी और जिसको बोला जाएगा कि शायद ये मूवी को क्यों ही बना रहे हो, ये तो हट गया है समाज से, जिसका नाम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। धड़क नाम की मूवी आई थी। धड़क वो भी एक रीमेक थी, लेकिन धड़क 2 मेरे ख्याल से रीमेक है कि नहीं है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये सेंसर बोर्ड ने रोक दिया है।
धर्मा प्रोडक्शन की है, जो दोनों ही आउटसाइडर हैं, सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति डिमरी इसके अंदर है। काफ़ी 1-1.5 साल से ये ऑलमोस्ट बन के तैयार हुई हुई है, 1 साल से ये नहीं निकल पा रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि इसको क्लियरेंस ही नहीं मिल रही है फिल्म बोर्ड से, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो सीन्स है उसके अंदर क्लास डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा ही हैवी दिखाई है। अब ये हैवी दिखाने के चक्कर में कैटम कटाई काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अब इस कैटम कटाई को कैसे सॉल्व करेंगे ये लोग, वो तो समय बताएगा। बट क्या इसका मतलब है कि ये सब चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं समाज से? मुझे नहीं लगता। कहीं पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो सॉल्व कम्प्लीटली 100% हो गया है। आज भी अगर आपके घर में कोई मान लीजिए कूड़ा साफ करने वाला आता है, या फिर कोई घर में मेड आती है, तो आपका जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है। बहुत से लोग उनके लिए ग्लासेस अलग से रखते हैं, बहुत सी हाइजीन की वजह से कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग ये धर्म जात पात कास्ट सिस्टम की वजह से भी रखते हैं। इसके ऊपर डिनाई करते रहेंगे तो डिनाई करते रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा होता है। और जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक 100% सॉल्व नहीं होगा, तब तक ये टैबू भी नहीं जाएगा। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। टू एक्साइटेड फॉर 2 थिंग्स। आश्रम, जो कि मैं अभी करंटली देख रहा हूँ, थोड़ी देर में रिव्यू आएगा। बहुत ही कम एपिसोड आए हैं, फटाफट से निपट जाएगा। और दूसरी सबसे क्रिटिकल चीज़ जो आपको देखने की मिलेगी कल 3:33 पे, वो है सिकंदर का जानदार शानदार सा टीजर। क्या होगा उसके अंदर, मेरी एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बता दी है, बाकी कल देखते हैं क्या दिखाते हैं।